बहुत दिनों के बाद हम लोगों को लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो जयप्रकाश नारायण की तरह एक नारा दे रहा है और उस तरह बिहार को बदलने की दिशा में काम कर रहा है। सीमांचल बिहार का वो हिस्सा है जो पटना के केंद्र में नहीं है, पटना के ध्यान में नहीं है। पटना में उसकी गद्दी पे बैठे हुए लोगों के 25 में जनसुराज बड़ी मजबूती के साथ उभरने वाली पार्टी है। द ब्राइट इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं असदुर रहमान। हमारे साथ आज बातचीत के लिए एसडीपीआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जनसुराज के प्रदेश कमेटी के मेंबर हैं नसीम अख्तर साहब, वो मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और बिहार के कुछ मुद्दों पर हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहला सवाल कि आप एसडीपीआई में थे, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थे, उसके बाद आपने एसडीपीआई को छोड़ा और जनसुराज में आप ज्वाइन कर लिए। क्या सोचा आपने कि जनसुराज में प्रशांत किशोर का क्या ऐसा लगा कि जनसुराज में जाना चाहे आप? देखिए, प्रशांत किशोर जी एक बड़ा फिगर है। उन्होंने राजनीति में बहुत दिनों तक काम किया है और साथ ही साथ वो बिहार के जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो जन सरकार से संबंधित मुद्दे हैं। ये पलायन है, रोज़गार है, बिहार को बदलने की बात है। बहुत दिनों के बाद हम लोगों को लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो जयप्रकाश नारायण की तरह एक नारा दे रहा है और उस तरह बिहार को बदलने की दिशा में काम कर रहा है। तो हम सब लोग इसीलिए जुड़े हैं। बहुत आशा, बहुत उम्मीद है। हम सीमांचल के लोग ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीद रखते हैं। यहाँ पलायन का मुद्दा बहुत ज़्यादा, बेरोज़गारी का मुद्दा बहुत ज़्यादा है, शिक्षा का मुद्दा बहुत ज़्यादा है। यहाँ शिक्षा में बहुत कमी है। इसलिए हमने जनसुराज को ज्वाइन किया कि आइंदा 10 सालों में इस बिहार को बदलना है, तो हमारा भी योगदान कुछ न कुछ इस संदर्भ में होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने ज्वाइन किया। क्या लगता है कि सीमांचल में उद्योग धंधे नहीं है, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था नहीं है, और जो सरकार अभी राजद और जेडीयू के साथ सरकार चला रही थी, उसके बाद अब जेडीयू भाजपा के साथ सरकार चला रही है, क्या लगता है कि ये पार्टियां उन सब चीज़ों को दरकिनार करती है कि सीमांचल के लोग अभी भी पलायन करते हैं, रोज़गार की तलाश में जाते हैं और उनकी मौत भी हो जाती है कई लोगों की, कई ऐसी खबरें भी आई हैं? क्या इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए था इन जो सरकार चला रहे हैं अभी वर्तमान में? ये बहुत दुखद बात है जो आप मुद्दा उठा रहे हैं। ये तो सरकार को देखना चाहिए। सीमांचल ऐसा लगता ही नहीं है कि बिहार का हिस्सा है, ऐसा लगता है बिहार से कटा हुआ हिस्सा है। पटना और उसके आसपास में जो कुछ विकास का काम है वहाँ हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन सीमांचल उससे बिल्कुल अछूता और कटा हुआ है। यहाँ पलायन का मुद्दा बहुत ज़बरदस्त मुद्दा है। हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग दूसरी जगहों पे जाके मजदूरी करते हैं और आपने कोरोना काल में देखा कि क्या स्थिति बनी यहाँ के लोगों की। और सिर्फ मजदूरी के लिए नहीं जाते हैं, पढ़ने के लिए भी यहाँ के हज़ारों हज़ार की संख्या में तलबा, स्टूडेंट्स, छात्र बाहर जाकर पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, यहाँ कोई आईआईटी नहीं है, कोई किसी तरह की कोई बड़ी संस्था नहीं है और यहाँ उद्योग धंधा भी नहीं है। हर साल यहाँ सैलाब आता है, बाढ़ पीड़ित लोग अपने घरों को बचाएंगे, अपने मवेशियों को बचाएंगे, अपनी खेत बचाएंगे, क्या करेंगे? सैलाब बहा के लेके चला जाता है, रोते धोते हैं, फिर जाके वही स्थिति बनी रहती है। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि पटना में बैठे हुए लोगों को ये याद भी है कि सीमांचल कोई क्षेत्र है जो बिहार का एक हिस्सा है। अच्छा, जब बाढ़ पर आपने कहा कि बाढ़ पर अस्थायी समाधान क्यों नहीं आखिर निकल पाता है, इसके लिए खान सर ने भी एक वीडियो डाला था। उन्होंने कहा कि इसका अस्थायी समाधान निकल सकता है, लेकिन सरकार इस पर क्यों नहीं निकालना चाहती? बिल्कुल निकल क्या लगता है कि इसमें कोई अपना पॉकेट भरने की खातिर इस तरह से होता है? देखिए, ये सरकार की विफलता है। देखा जाए तो सरकार की नाकामी का ये पूरा सबूत है। या अगर ये चाहते, ख़ासतौर पर नीतीश जी इतने सालों से आप सरकार में हैं, अगर वो चाहते तो इसका अस्थायी समाधान निकल सकता था, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण नहीं निकल रहा। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसका समाधान नहीं निकल सकता, बहुत आराम से निकल सकता है। हम लोग भी बात कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे समझ में आता है कि नहीं, इसका रास्ता निकल सकता है, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और खाली बाढ़ ही नहीं, हर मुद्दे पे हम तो बार बार बोल रहे हैं कि सीमांचल बिहार का वो हिस्सा है जो पटना के केंद्र में नहीं है, पटना के ध्यान में नहीं है। पटना में उसकी गद्दी पे बैठे हुए लोगों के ध्यान में सीमांचल का इलाका नहीं आता है, इसलिए इसका समाधान नहीं निकल रहा। अच्छा, अभी बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए जिसमें जनसुराज पहली बार चुनाव लड़ी और चारों सीटों पर तीसरे नंबर पर पार्टी बनी रही। तो क्या इसमें जो है अब सवाल उठता है कि राजद की सिटिंग सीट थी वो इस सीट को पूरी तरह से हार गई और अब जनसुराज पर
सवाल खड़े किया जा रहा है कि जनसुराज की वजह से वो लोग हारे और बी टीम बताया जाता है। कहा जाता है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। भाई आप अपने आप को स्थापित नहीं कर सके तो जनसुराज की क्या गलती है। जनसुराज के लिए खुशी की बात यह है कि जहां उसका एक वोट नहीं था वहां 66,523 वोट मिले उनको। ख़ासतौर पर इमामगंज में 35,000 वोट मिले, बेलागंज में 17,000 वोट मिले और जगहों पे भी वोट मिले। तो ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया। और ऐसे मौके पे जब वहाँ संगठन नहीं बना था, पार्टी को बने हुए 2 अक्टूबर को पार्टी बनी थी और जल्द ही फिर इस चुनाव की घोषणा हो गई, तो हम लोग काम नहीं कर पाए। उसके बावजूद लोगों का प्रेम मिला, लोगों का स्नेह मिला। हमको उम्मीद है कि 2025 में हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। रही बात राजद की, तो राजद को अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए, कहाँ पे वो लोग लैग कर रहे हैं कि लोगों का रुझान उससे हट रहा है। ये जनसुराज अगर वो ये कहते हैं कि जनसुराज की वजह से है, तो इसके मतलब ये है कि जनसुराज में लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, जनसुराज को लोग पसंद कर रहे हैं। और यही इस बात का सबूत भी है कि 2025 में जनसुराज बड़ी मजबूती के साथ उभरने वाली पार्टी है। क्या जनसुराज का आखिर आगे का थीम क्या है, क्या है मुद्दा? 2025 में चुनाव होगा, जनसुराज कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किन मुद्दों को लेकर वो चलेगी? देखिए, जनसुराज का तो कहना है कि हम जितनी भी सीटें हैं पूरी सीट पे 243 सीट पे हम लड़ना चाहते हैं। 2025 में हम 243 सीट पे लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे ताकि हमारी सरकार बन सके। अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो न सिर्फ युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए, हर एक के लिए हमारा प्लान बना हुआ है। महिलाओं के लिए प्लान ये है कि उनको बहुत मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे सरकार से और बैंक से लोन दिलवाने का काम किया जाएगा, उसकी एक लंबी सूची है। युवाओं के लिए पढ़ाई के लिए यहाँ पे अच्छी व्यवस्था की जाएगी। हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो बैग है, स्कूल बैग। ये इस बात को दर्शाता है कि हम शिक्षा को बहुत महत्व दे रहे हैं, शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमारे बच्चे बाहर जाकर ना पढ़ें, यहीं उनके पढ़ाई की व्यवस्था हो। यहाँ तक प्रशांत किशोर जी ने ये भी कहा है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनको अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है, हम उनके लिए जब तक सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती है, हम प्राइवेट में भी पढ़ाने का काम करेंगे और उसका पैसा भी सरकार भुगतान करेगी, जब तक सरकारी व्यवस्था ठीक ना हो जाए। जो हमारे मज़दूर किसान हैं उनके पलायन को रोकने के लिए ये बात हुई है कि सरकार बनते ही उनके लिए कड़ा स्टेप लिया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ अभाव के कारण दूसरी जगह जाके मजदूरी न करे। और बुज़ुर्गों के लिए यह है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 2,000 रुपये का पेंशन सरकार बनते ही उनके लिए लागू किया जाएगा। हर महीने के 2,000 रुपये उनको सम्मान के साथ मिल सके ताकि उनका बुढ़ापा सही ढंग से व्यतीत हो सके। और इस तरह के 10 साल के अंदर बिहार का पूरा फेस चेंज करने का प्लान है प्रशांत किशोर जी का, ताकि हम 10 साल के अंदर अग्रणी राज्य में शामिल हो सके। अभी तो बिल्कुल पिछले पायदान पे है, सबसे निचले पायदान पे है। 10 साल के अंदर का प्लान ये है कि 10 साल के अंदर हम अग्रणी राज्य में शामिल हो सके, ऐसा प्लान है प्रशांत किशोर जी का। अच्छा, अभी हाल में चुनाव संपन्न हुए कई जगहों पर, अब सवाल ईवीएम पे उठ गया है कि ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर लाओ। कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रही है, क्या आप लोग भी इस पर समर्थन देंगे कांग्रेस का कि ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ? देखिए, पार्टी स्तर पे अभी प्रशांत किशोर जी ने इस पर कोई खुलासा नहीं किया है, वो पार्टी के प्रमुख हैं और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी अभी तक कुछ नहीं कहा है। तो पार्टी की लाइन तो अपनी जगह पे है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि ईवीएम हटाने का जो डिमांड है, जो मुतालबा है, वो जायज़ मुतालबा है। अभी हमने महाराष्ट्र में देखा, महाराष्ट्र में जिस तरह ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया, जिस तरह ईवीएम के साथ खेल खेला गया, तो इसको देखते हुए कहा जा सकता है जो अपोजिशन की मांग है वो जायज़ मांग है। ईवीएम बिल्कुल हटना चाहिए और बैलेट पेपर की शुरुआत होनी चाहिए। तो ये थे नसीम अख्तर साहब, जिन्होंने बताया कि सीमांचल में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो पलायन का है, बेरोजगारी का है और शिक्षा का है। जब उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो वो इन सब चीज़ों को ज़रूर में ध्यान रखेंगे और इनका जो पार्टी का जो थीम है वो इसी पर काम कर रही है। असदुर रहमान, द ब्राइट इंडिया के लिए।